मुश्किल है दौर, मुश्किल है दौर और सहारे भी चंद हैं। मुश्किल है दौर और सहारे भी चंद हैं। मैं फिर भी जीता हूँ यारो, क्योंकि मेरे हौसले बुलंद हैं। जी हाँ, इरादे मजबूत हो, हौसले बुलंद हो तो इंसान कैसी भी परिस्थिति हो जरूर जीवन को ढाल लेता है। तो आइए साथियों, मजबूत इरादों के साथ हम आज फिर पेश करते हैं। आज मैं करूंगा आपसे चर्चा, सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात करूंगा। आज मैं आपको सिखा रहा हूं हर सब्जेक्ट को आप अकेले कैसे पढ़ सकते हैं। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और हरियाणा के जो मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक HSSC के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहूँगा पूरे भारत के जो इतिहास के विद्यार्थी जो पढ़ते हैं हिस्ट्री को, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगा राजा हर्ष की। हर्ष, हाँ जी, हर्ष की बात करेंगे। और हिस्ट्री में बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहां पर प्रॉब्लम आती है, आपको सन और तारीखें इतिहास में याद नहीं होती हैं। छोड़ो उनको, एक बार बिल्कुल मजे से करेंगे आज हम हर्ष को। जी हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। राजा हर्ष की बातें करते हैं, कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ होगा। तो हर्ष के बारे में हर्ष का कौन सा वंश है, यहाँ पे कौन सा वंश लिखूं मैं, आप मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। राजा हर्ष का कौन सा वंश था, तो आप लिखते हो पुष्यभूति वंश की बात करते हैं। पुष्यभूति वंश के थे राजा हर्षवर्धन का आप खूब नाम सुनते हो। तो आप एक सेकंड में कपड़ा ले लेता हूं साथियों। तो हर्ष कौन सा वंश हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चनेटिक बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल, ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है। तो पुष्यभूति वंश की हम चर्चा करेंगे, राजा हर्ष की चर्चा करेंगे। और जैसे ही मैंने पुष्यभूति वंश लिखा तो मुझे क्या याद आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दो एक नाम, याद रखोगे नरवर्धन। क्या लिख दिया मैंने, नरवर्धन। यहीं पे क्वेश्चन फिर आ जाएगा, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है, नरवर्धन, याद रखोगे। और ये थे जी 505 से 530 ईस्वी, याद रखोगे। और इनके बाद में अगर दूसरा नाम आपको लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिखोगे, याद रखोगे राज्यवर्धन, यहां पे लिख लोगे आप प्रथम, याद रखोगे। ये 530 से 555 ईस्वी तक हैं, याद रखोगे। नंबर 3 आ जाएगा आदित्यवर्धन, याद रखोगे। इनके भी ब्रैकेट में डाल दो आप प्रथम, और ये याद रखोगे 555 से याद रखोगे 580 ईस्वी तक। फिर इनके बाद में नंबर 4 पे आ जाएगा, याद रखोगे प्रभाकर वर्धन, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रभाकर वर्धन। 580 से लेकर 605 ईस्वी तक, याद रखोगे। ये आपको आना चाहिए, सीधी सी बात ये है। और अब इस ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने ये लिख दिया, यहां से याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पहले आप क्या सीखो, पहले तो इन राजाओं के नाम सीख लो आप, ठीक है। सन के ऊपर ध्यान मत दो आप यहीं पे कंफ्यूज होते हो। मैंने तो याद कर रखे हैं, आपको टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, 1-2 जितना आए वो करो आप, ठीक है। अब इस प्रभाकर वर्धन को ऊपर ले आओ, हमारा इंपॉर्टेंट यही है। तो मैंने इस प्रभाकर वर्धन को कहा लिख दिया, यहाँ पे प्रभाकर वर्धन, है ना, प्रभाकर वर्धन। अब इसकी संतान कौन हुई, याद रखोगे। इसके 3 बेटे हुए हैं, कितने बेटे हुए हैं, 3 हुए हैं। तो याद रखोगे फर्स्ट का नाम, फर्स्ट को यहीं से उठा लो, ये राज्यवर्धन है ना, दोबारा यहाँ पे लिख दो राज्यवर्धन, यहां आ जाएगा द्वितीय, याद रखोगे। एक दूसरा बेटा इसका कौन, जो हम मेन चर्चा करेंगे, हर्षवर्धन। और इनकी एक पुत्री कौन थी, राज्यश्री। तो आपने मेरे से क्या सीख लिया, पुष्यभूति वंश है। और देखो खास बात, जैसे यहां मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, पुष्यभूति वंश है ना, तो इसको याद रखोगे वराह वंश भी इसको कहते हैं, याद रखोगे क्वेश्चन। और पुष्यभूति वंश का शासन याद रखोगे। क्वेश्चन है ये भी, फिर एक क्वेश्चन आ गया, कामरूप किसका नाम था, असोम का। कामरूप से
काम रूप से असोम राज्य से लेकर वर्तमान असम में काम रूप, याद रखोगे प्रागज्योतिषपुर असम के नाम बता रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप मेरे साथ। काम रूप से नर्मदा नदी के तट तक, नर्मदा के तट तक कौन से वंश का शासन था? पुष्यभूति वंश का शासन था। आप याद रखोगे। एक क्वेश्चन, इसको वराह वंश भी कहते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, इसका शासनकाल कहां से कहां फैला हुआ था? कामरूप यानी कि आज के असम से लेकर नर्मदा नदी के तट तक इसका शासन फैला हुआ था। फिर पूछते हैं आपसे, पुष्यभूति है ना ये वंश, ये इसको क्यों ज्यादा महत्व मिला, क्यों इसको लोग याद करते हैं? हर्ष के कारण तो करते ही याद रखोगे, लेकिन पुष्यभूति वंश को है ना याद रखोगे। क्वेश्चन यहीं पे बना दो, हुनों से टकराने के कारण, हुनों से लड़ाई करने के कारण, टकराने के कारण ये वंश ज्यादा महत्व रखता है इतिहास में। और जब हुन आते हैं ना तो हुनों के पास साथ में आप क्या लिख लोगे? हुन मध्य एशिया की लड़ाकू जाति थी हुन, याद रखोगे। हुनों के बारे में क्वेश्चन आता है, हुन मध्य एशिया की जाति थी, लड़ाकू जाति थी। और प्रभाकर वर्धन ने, याद रखो क्वेश्चन फिर बना दिया मैंने वहीं पे, प्रभाकर वर्धन ने हुनों का सामना करने के लिए किसको भेजा था? अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजा था। आप याद रखोगे, द्वितीय को, राज्यवर्धन द्वितीय को। प्रथम वहां पे आ चुका, ध्यान दो, मैंने सभी लिख दिया ऐसे। तो क्या हो गया? हुनों से टकराया कौन? याद रखोगे, क्वेश्चन यहां से आ गया। क्यों करा रहा हूं? आप हर्ष को याद करते हो, बाण भट्ट को याद करते हो, कन्नौज को याद करते हो, थानेश्वर को याद करते हो, है ना। तो इन क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी डिटेल इस टॉपिक की आप पढ़ के जाओ। मुझे लगता है अब की बार हरियाणा में तो ये क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, पक्का आ सकता है। और ऑल इंडिया के एग्जाम, रेलवे हो, मैं बताता रहता हूं आपको, कोई भी एसएससी हो, यहां से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा डिटेल बता रहा हूं इस टॉपिक की, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, है ना। तो क्या हो गया? पुष्यभूति वंश, याद रखोगे, इसको वराह वंश भी कहते हैं। और ये कहां से कहां फैला हुआ था? कामरूप और नर्मदा, कामरूप से असम से लेकर नर्मदा नदी के तट तक, याद रखोगे, है ना। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की, त्र्यंबकम बोलते हैं क्या उसको? अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा जबलपुर में धुआंधार जल प्रपात बनाती है। और संगमरमर का क्षेत्र भी नर्मदा, याद रखोगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन पिछले वीडियो में दे चुका हूं, मेरे से रुका नहीं जाता, जितने शब्द आते मैं आपको बताता रहता हूं, याद करो। तो क्या हो गया? राजेश्वरी की बहन थी, यहां था। तो अब आगे चलते हैं एक बार, रुको। तो इतना एक बार याद हो गया आपको, ठीक। अब क्या गया? राज्यवर्धन द्वितीय को किसने भेजा? प्रभाकर वर्धन ने। किससे लड़ाई के लिए? हुनों से। तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको याद होना चाहिए, सीधी सी बात है। और खास बात, राज्यवर्धन है ना, याद रखोगे, 605 ईस्वी में ये कहां से आ रहा था? मालवा अभियान से, मालवा अभियान से वापिस लौट रहे थे। तो इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी, याद रखोगे। तो प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन द्वितीय था, इसने बेचारे ने हुनों से भी लड़ाई की है। और ये कौन से अभियान से? क्वेश्चन आएगा, किस अभियान से वापस लौटते वक्त इनकी हत्या कर दी गई? मालवा अभियान से वापस लौट रहे थे तो इनकी हत्या कर दी गई थी 605 में, याद रखोगे। तो इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? हर्ष, याद रखोगे। कौन बैठा? हर्ष गद्दी के ऊपर बैठा है, याद रखोगे। और यहीं पे मैंने क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन नंबर 1। हर्ष 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु बैठा है गद्दी पे? 16 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 2, कितने वर्ष शासन किया भाई? शासन कितने वर्ष किया? 41 वर्ष शासन किया। क्वेश्चन नंबर 3, अब हर्ष है तो हर्ष का जन्म भी तो हुआ होगा, सीधा इरादा थोड़ी बनाएंगे इसको। तो कब हुआ इसका जन्म? 590 ईस्वी में हर्ष का जन्म हुआ है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, आप ऐसे पढ़ो, देखो मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल क्वेश्चनैटिक करना है अपने को हिस्ट्री। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, बिल्कुल ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएगी आपको, भाई उस वक्त ये हुआ था, उस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करो। तो इसके बाद में, और ये वाला जो पोर्शन है ना, जरूरी नहीं है आपको याद हो, ये मैंने आपको बता दिया, बस थोड़ा सा होना चाहिए, कोई खास बात नहीं है। आप ये सीधी सी बात है, ये आना चाहिए आपको, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। तो जितना हो उतना करो। तो देखो 5 में मरा है, 605 में मृत्यु होगी, तो यहां पे आ जाएगा 606 से 647 ईस्वी तक हर्ष ने शासन किया है, गद्दी के ऊपर बैठा है। और क्वेश्चन नंबर 5, शिलाजीत्य की उपाधि भी याद रखोगे। हाँ, किस नाम से जाना जाता था हर्ष को? शिलाजीत्य, शिलाजीत्य के नाम से जाना जाता था हर्ष को। तो 16 वर्ष की आयु में बैठा है, याद रखोगे। 41 वर्ष शासन किया है, याद रखोगे। और
जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में हुआ है और 606 से 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है और शिलाजीत के नाम से भी हर्ष को जाना जाता था। तो इतना मैटर समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, हर्ष को तो रखते हैं बोर्ड पे, बाकी जो मैटर है वो आप थोड़ा सा, अब यहीं से क्वेश्चन और बन जाएगा। यहीं से हर्ष पढ़ रहे हो ना आप, तो इसको यहां टच करो। तो यहाँ पे तो था पुष्पभूति का शासन कहां से कहां फैला हुआ था, कामरूप असम से नर्मदा नदी तक, और हर्ष का था, याद रखोगे, पंजाब को छोड़कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा वालों, पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर आपसे पूछ ले हरियाणा के किस पड़ोसी प्रांत को छोड़कर हर्षवर्धन का राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था, तो पंजाब को छोड़कर, याद रखोगे, पंजाब को छोड़कर सारे उत्तर भारत पर हर्ष का शासन फैला हुआ था। हो गया 8-10 क्वेश्चन। आपको ऐसे पढ़ना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं मार्कआउट बोर्ड पे भी करने वाला हूं, तो इसको देख लो, ऐसे कर लो, ठीक है। आसान था, आसान था। आगे चलें, आओ। तो फिर अब इसको थोड़ा सा टच कर देते हैं, क्योंकि अभी आपने अपना मेन टॉपिक क्या है, हर्षवर्धन है, याद रखोगे, ठीक है ना। ये राजा मैंने आपको बता दिया कहां से कहां पैदा होकर कहां पहुंचा है, ठीक है। ये आपने साइड कर भी लिया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये हर्ष है, अब इसी हर्ष के बारे में क्वेश्चनेटिक पढ़ेंगे हम, याद रखोगे। हर्ष के बारे में क्वेश्चन क्या है, परम भट्टारक, याद रखोगे। नंबर 1 ए लिख दो, बी दूसरी क्या है, उत्तरापथ स्वामी, ये क्या हो गई। फिर तीसरी क्या लिख दोगे, याद रखोगे, मगध राज 641 ईस्वी में। तो ये 3 उपाधियां, कितनी उपाधि लिख दी मैंने, उपाधियां किसने ग्रहण की थी, हर्ष ने। 3 उपाधियां हैं हर्ष की, याद रखोगे, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, कोई स्पीड नहीं। तो क्या है, परम भट्टारक, उत्तरापथ स्वामी और मगध राज की उपाधि 641 में। उससे पहले ये 2 उपाधि, 3 उपाधि, और शिलाजीत के नाम से भी जाना जाता था। तो आप हर्ष को ऐसे पढ़ोगे, आपसे निवेदन है। आसान है, बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है। अब आगे चलो, अब आगे ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ये 3 उपाधि याद रखोगे। फिर उसके बाद में अब यहां पे आगे चलोगे, आगे उसके बाद में क्या हुआ होगा, और राजधानी इसने क्या बनाई, हर्ष ने अपनी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को। किसको बनाया, दूसरा क्वेश्चन क्या उठाया मैंने, हर्ष ने अपनी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को। अब यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बस फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज किस राज्य में है, क्वेश्चन नंबर, वहां पे क्वेश्चन और है, उसके अंदर फिर डाल दिया मैंने, किस राज्य में स्थित है, यूपी में। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, कान्यकुब्ज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का एक गोत है, ब्राह्मण पंडित जी है ना। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की उत्पत्ति या जन्मस्थली माना जाता है कन्नौज को, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की जन्मस्थली। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्यों आ सकता है, हरियाणा वालों सुन दो ध्यान से, क्योंकि आपने एक विशेष प्रकार के ब्राह्मणों का गोत्र याद किया था, और मैंने आपको महेंद्रगढ़ जिले में दिया था। रामविलास शर्मा जी भी शर्मा जी वहीं से हैं। तो एक कौन से ब्राह्मण हैं जो मुख्य रूप से कानोडिया ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण, कानोडिया ब्राह्मण कहां पाए जाते हैं, हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में। तो वहां से क्वेश्चन ना पूछे तो यहां से कान्यकुब्ज पूछ ले, कान्यकुब्ज ये कन्नौज के, याद रखोगे, ठीक है। तो कन्नौज कहां पर, याद रखोगे, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन दूसरा, प्राचीन नाम कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की यहां इस पे उत्पत्ति या जन्मस्थली है, याद रखोगे। और कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र, सेंट। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र और तंबाकू, और यहाँ के किसान सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं, आलू। तो आप ऐसे पढ़ोगे कन्नौज को, इत्र, सेंट, परफ्यूम, इत्र के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज, सेंट तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, और आलू की खेती यहां पर प्रसिद्ध होती है, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज, कान्यकुब्ज। इसलिए बता रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए भाई, सीधी सी बात है, प्लीज निवेदन आपसे। तो आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तैयारी आप ऐसे करो, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन कर दिए मैंने यहाँ पे, आसान है भाई, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ो आप, ठीक है। ये यहां से हो गया, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर राजधानी कन्नौज भी हो गया, ठीक है। और फिर आप क्या पढ़ते हो, थानेश्वर,
दूसरी राजधानी क्या बनाई? थानेश्वर, शेवर, थानेश्वर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है क्या? कुरुक्षेत्र में है क्या? ये क्या यहाँ पे हर्ष का टीला है? हर्ष का टीला है 15 से 18 फुट ये ऊंचाई पर स्थित है हर्ष का टीला थानेश्वर, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे आने चाहिए, याद रखो भाई। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ो, प्लीज आपसे निवेदन है, ठीक है? आसान है, बिल्कुल आसान है। आज मैं बिल्कुल स्पीड में नहीं हूं, बिल्कुल आराम से, स्लो, बिल्कुल। आज मैं 10वें गेयर में हूं, नहीं फर्स्ट गेयर में होता तो लिख देता, तो सब कुछ आराम से तुम्हारे लिए हो गया। वीडियो लंबी नहीं बननी चाहिए भाई, क्योंकि कल भी मुश्किल से साइंस वाली बना दी, वो 1 घंटे की होगी। ब्लड वाला टॉपिक दिया था, हाँ रुधिर पूरा मैंने दिया है भाई, बोर्ड पे लिखा है, अपने हाथों से पढ़ना, आपका फायदा होगा। तो आप ऐसे पढ़ोगे यार उसको, ठीक है? आसान था, आसान था। फिर आगे चलो, फिर आ जाओ आगे। तो ये अर्श के बारे में आप ऐसे पढ़ते रहो, चलते रहो, सीधी सी बात है। फिर याद रखोगे, अब हर्ष क्या था याद रखोगे, क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा। हर्ष किसको मानता था याद रखोगे, हर्ष महायान मत था ना, जो बौद्ध धर्म का मानता था, याद रखोगे। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, हर्ष कैसा राजा था? हर्ष हिंदू सम्राट था। हर्ष क्या था? हर्षवर्धन हिंदू सम्राट था, याद रखोगे। लेकिन हर्ष याद रखोगे हिंदू धर्म को और बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध को ही मानता था, हिंदू धर्म को और शिव को, इन 3 चीजों को, हिंदू धर्म, शिव, बौद्ध को मानता था। बौद्ध के महात्मा बुद्ध को भी मानता था और शिव को भी मानता था, याद रखोगे, और विष्णु को भी मानता था। तो ये हर्ष के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। हिंदू सम्राट है लेकिन बौद्ध धर्म के महायान पद को, क्योंकि महायान हीनयान पता होगा, माता बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। हीनयान जो पुराने स्वभाव को मानता था, और महायान जो बुद्ध की मूर्ति पूजा करता था, नया स्वरूप था। कनिष्क के समय में बौद्ध संधिनी कहां पर हुई थी? बौद्ध सभा कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में, याद रखोगे, है ना? तो वहां से हीनयान महायान में बट गया था बौद्ध धर्म, याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी आना चाहिए आपको। तो अब ये शिव से क्या याद आ गया मुझे, यहां लिखोगे हर्ष चरित्र में किसने लिखा था? हरिश्चंद्र पता होगा आपको, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में लिखा है कि थानेश्वर जो है ना, थानेश्वर के हर घर में शिव की पूजा की जाती थी। कौन से ग्रंथ में लिखा है? ये हरियाणा में क्वेश्चन आ सकता है। हर्ष चरित्र में लिखा था कि थानेश्वर के हर घर में कौन से देवता की पूजा की जाती थी? शिव भगवान की, शिव जी की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है हरियाणा में, याद रखो, ऐसे पढ़ना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। और जब धर्म की बात चलती है ना, तो हर्ष ने कौन सी सभा का आयोजन करता था? कन्नौज सभा का आयोजन। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था? बौद्ध सभा, जैन सभा, यही पढ़ते हो ना। लेकिन हर्ष ने कौन सी सभा का आयोजन किया था? हर्ष के बारे में बात चल रही है, तो कन्नौज सभा का आयोजन। और इस सभा का अध्यक्ष किसको बनाया था? याद रखोगे, हवेन स्वांग जो चीनी यात्री था ना, चीनी यात्री, इसके बारे में चर्चा करेंगे, हवेन सांग को। और ये कन्नौज सभा थी ना, कन्नौज सभा सर्व धर्म और संप्रदायों की सभा थी, याद रखोगे। और यहां पर कन्नौज, इस सभा में वो क्या है? हर्ष बहुत सारा धन, हीरे और मोती बांटता है आने वालों को। तो कन्नौज सभा सब धर्मों की सभा थी, और हवेन सांग को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। और आने वाले जो भी इसमें धर्म संप्रदाय, सभी धर्मों के जो लोग आए थे, इनको बहुत सारा धन दौलत देकर किसने? हर्षवर्धन ने क्या किया था? सम्मानित किया था। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आसान है, तो आप ऐसे पढ़ोगे। और जैसे ही कन्नौज सभा आई ना, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख लो, यहां पे प्रयाग में हर वर्ष एक सभा का आयोजन करता था। कौन? हर्ष प्रतिवर्ष। प्रयाग का पता होगा, गंगा जमुना सरस्वती जहां पर मिलती है, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज रख दिया गया है। तो प्रयाग में हर वर्ष क्या है? राजा हर्ष एक सभा का भी आयोजन करता था, याद रखोगे। आपसे पूछा जाएगा इस सभा का क्या नाम था? इसका नाम था मोक्ष
परिषद, खतरनाक क्वेश्चन है। मोक्ष परिषद का आयोजन हर्ष कहां पर करता था? प्रयाग में, प्रतिवर्ष। याद रखोगे, याद रखो इस बात को, ठीक है। इतने क्वेश्चन हो गए आपके सामने। फिर आगे चलो, नेक्स्ट। मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ क्वेश्चंस के रूप में बता रहा हूं आपको, पूरी कहानी सुना के बोर नहीं करूंगा आपको, बस ये पढ़ के जाओ, काफी रहेगा आपके लिए। फिर जब धर्म कर्म की बात चलती है राजा हर्ष की, तो हर्ष क्या करता था? हर 5वें वर्ष अपना सर्वस्व दान कर देता था। हर 5वें वर्ष। प्रश्न आ जाए हरियाणा का कौन सा राजा, क्योंकि थानेश्वर हरियाणा में भी याद रखोगे, हरियाणा का कौन सा राजा हर 5वें वर्ष अपना सब कुछ दान कर देता था? तो महाराजा हर्षवर्धन। याद रखोगे आप, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और पूछ ले आपसे, मोक्ष परिषद का आयोजन कौन करता था? हर्ष। कहां पर करता था? प्रयाग में। याद रखोगे। फिर कन्नौज सभा का आयोजन कन्नौज में। कौन था अध्यक्ष? कौन? चीनी यात्री वैन सिंह। याद रखोगे ना, वेन सॉन्ग। याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको रुकना नहीं है। फिर हर्ष के बारे में बात चलती है, तो हर्ष ने, याद रखोगे, मालवा प्रदेश को भी जीत लिया था युद्ध में। याद रखोगे। और फिर क्वेश्चन आ जाए, मेन बता रहा हूं आपको हर्ष के बारे में, बस ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। फिर हर्ष ने क्या किया? शशांक गौड़ राजा था, शशांक गौड़वंशी राजा था शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष ने बंगाल को भी जीत लिया था। याद रखोगे, बंगाल को भी जीत लिया था। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन देखो कितने बन रहे हैं, तो इनको सबको आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, सीधी सी बात है। याद रखोगे। और उसके बाद में जो राजा हर्ष है ना, ये दिन का प्रथम भाग राज कार्यों में, सरकारी कार्यों में खर्चता था, सरकारी कार्यों में, राज्य के कार्यों में। और पहला दिन का प्रथम भाग और द्वितीय और वह तृतीय भाग, दिन का दूसरा और तीसरा भाग वो धार्मिक कार्यों में व्यतीत करता था। ये क्वेश्चन कितना खतरनाक है। हर्ष राजा था ना जो, याद रखोगे, दिन का प्रथम भाग तो सरकारी राज व्यवस्था के कार्य संभालता था, और दिन का दूसरा और तीसरा जो भाग है वो धार्मिक कार्यों में लीन रहता था हर्षवर्धन। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, आप ऐसे पढ़ोगे। अब इस साइड आ जाओ, अब इसको इस साइड से ले लो। तो भाई मैं कहता हूं रुकना नहीं है आपको, सीधी सी बात है, सीधी सी बात ये है। और जो मालवा का राजा रहा था ना, तो इस मालवा का राजा का नाम पूछे आपसे, तो वो देवगुप्त था। तो मालवा के राजा देवगुप्त को भी हर्ष ने हराया था, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा भी आ सकता है, चांस मत लो। अब आगे आ जाओ, फिर दोबारा से क्वेश्चन बना दो। अब इसके बाद में और क्या हुआ होगा, और याद रखोगे, हर्ष है ना भूमि कर, जो भूमि के ऊपर जो कर लगाता था ना, भूमि कर कृषि उत्पादन का याद रखोगे छठा भाग लेता था। याद रखोगे, भूमि कर के रूप में हर्ष कृषि उत्पादन का छठा भाग ही लोगों से लेता था। खतरनाक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में हम चलते रहेंगे। और याद रखोगे, हर्ष ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था, 2 बार भेजा था। याद रखोगे, 643 और 46 में, 643 ईस्वी में और 646 ईस्वी में। याद रखोगे, चीन देश में अपना दूत मंडल भेजा था हर्षवर्धन ने 2 बार चीन में, 643 ईस्वी और 646, 2 बार। ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, आप याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, सीधी सी बात ये है। और उसके बाद में याद रखोगे, और उसके बाद में तो फिर आया 641 ईस्वी में। याद रखो, 641 ईस्वी में इसने चीन अपने दूत भेजे थे। अपने दूतों को कहां भेजा था, अपने दूत कहां पर भेजे थे, दूत चीन में। 641 में चीन अपने दूत भेजे थे हर्षवर्धन ने, और चीनी दूत मंडल 643 और 646 को या उल्टा बता दिया, सॉरी फॉर दैट, भारत में आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। चीनी दूतों के मंडल 2 बार भारत में आए हैं
चीन से दूत आए हैं, दूतों का एक प्रतिनिधिमंडल आया है 643 646 में, दोनों समय हर्ष के टाइम पर हर्ष से मिलने के लिए, और हर्ष ने 641 ईस्वी में चीन भी अपने दूत भेजे थे। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से कर लेना, मैंने उल्टा बता दिया था भाई, गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, लाइट है नहीं, तो कोई बात नहीं, तो आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट ऐसे करते चलो। आप सीधी सी बात ये है, ये आपको आने चाहिए, सीधी सी बात ये है। फिर उसके बाद में अब बात कर लेते हैं किसकी, यात्रियों का राजकुमार। आओ उसके बारे में करते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको, फिर आप उसके बाद चर्चा करो मेरे साथ ह्वेनसांग की। यात्रियों का राजकुमार आप पढ़ते हो ना, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था ना, आप पढ़ते रहते हो। तो सबसे पहले 629 से 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, यात्रियों का राजकुमार इसको बोलते हैं। लेकिन यहां से भी अगर काम न चले तो क्या जाएगा, याद रखोगे, इसका दूसरा नाम लिखो आप, इसको नीति का पंडित भी कहते हैं, और इसको तीसरा नाम लिखो इसका, युवा शाक्य मुनि। याद रखोगे, 3 नाम दे दिए हैं एक ही जगह। आप एक पढ़ते हो, आपने नॉर्मल सी किताब पढ़ते हो तो उसके अंदर एक ही नाम आता है भाई, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, आप खुश हो जाते हो। अगर ये न पूछे तो दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा उपनाम क्या है, नीति का पंडित। ये भी न पूछे तो युवा शाक्य मुनि, युवा शाक्य मुनि के नाम से भी ह्वेनसांग को जाना जाता है। 629 से 645 भारत में रहा था, याद रखोगे। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 याद रखोगे, इसको अभी बताया थोड़ी देर पहले, कन्नौज सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था राजा हर्षवर्धन के द्वारा, भी बताया था मैंने। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। और ह्वेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, सीयू की इसका यात्रा वृत्तांत है। इसी में इसने लिखा है भारत के बारे में, याद रखोगे। और जैसे ही सीयू की आप पढ़ते हो, आपको क्या याद आता है, फोको की फयान चीनी यात्री था ना, वो भी एक चंद्रगुप्त के समय आया था भारत में, तो उसकी किताब कौन सी है, फोको की। वो इस सीयू की के साथ ही याद कर लो, आप याद रखो भाई। तो ये हो गया इसका था। और इसने इस किताब में क्या लिखा है, जो शूद्र है ना, शूद्र को इसने कृषक के रूप में लिखा है। जो शूद्र है उनको कृषक मानना है। ये प्रश्न भी आपको याद आना चाहिए। और 637 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। ह्वेनसांग ने, खतरनाक क्वेश्चन है ये, प्रश्न भी आपको आना चाहिए। और पूछ ले, जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 637 ईस्वी में गया तो उसका आचार्य कौन था, तो उसका नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के मुखिया थे, याद रखोगे। खतरनाक क्वेश्चन दे दिया आपको, तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। और सीयू की में इसने एक बात और लिखी है कि जो अधिकारी है ना, जो अधिकारी गण थे ना हर्ष के शासनकाल में, उनको जो वेतन है ना, वेतन भूमि अनुदान के रूप में उनको वेतन मिलता था। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप याद रखोगे। आगे चले, अब इस तरफ आ जाओ, वहां बहुत लिख दिया हमने। तो ये राज्यश्री है, हर्षवर्धन की बहन थी। और इसकी जो शादी है ना, इसकी शादी कन्नौज के, याद रखोगे, कन्नौज के राजा का नाम आप बता सकते हो क्या था। इसकी शादी कन्नौज के राजा के साथ की गई थी, याद रखोगे। क्या नाम था उसका, बता सकते हो। और इसका नाम था, याद रखोगे, ग्रहवर्धन। और इसका वंश था मोखरी वंश के,
गर्यवर्धन से शादी हुई थी, लेकिन कहानी बहुत लंबी है, मैं बोर नहीं करूंगा आपको। और धोखे से इस गर्यवर्धन को मार दिया गया। उससे राजश्री का दिमाग खराब हो गया और राजश्री चली गई छोड़ के सब कुछ अपना। और राजश्री कहां भाग गई थी भाई, भाग तो क्या गई बेचारी, गलत शब्द बोल दिया मैंने इसके लिए, तो ये चली गई थी विंध्याचल पर्वत के इलाके में। और हर्ष ने इसको खोजा है विंध्याचल पर्वत में, और किस दिवाकर, एक ऋषि का नाम है, दिवाकर मुनि की सहायता से, दिवाकर मुनि की सहायता से खोजा था राज्यश्री को हर्षवर्धन ने विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में। तो ये दिवाकर मुनि की सहायता से अपनी बहन को दोबारा खोज पाया था हर्षवर्धन, क्योंकि यहाँ पे शब्द लिखा हुआ था राज्यश्री। और मेरी हैबिट है, मेरी आदत है, जहां जो भी मिले उसको वहीं से शुरू कर देता हूं। तो ये आपका आंसर फिर यहां से हो गया। तो आप ऐसे पढ़ोगे। चले आगे, आ जाओ आगे। तो भाई मैं कहता हूं नॉलेज का तो अंत है नहीं, तो आप ऐसे पढ़ोगे। सीधी सी बात ये है, रुकना नहीं है आपको एक सेकंड के लिए भी, याद रखोगे। तो फिर अब आ जाओ दोबारा से, अब बात करते हैं इसके कवि की। कवि कौन था इसका? बाणभट्ट। आओ लिखते हैं, तो यानी कि साहित्य लिखते हैं, साहित्य है ना। हर्षवर्धन के समय का, राजा हर्ष के साहित्य की बात करते हैं तो आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है नागानंद। नागानंद है, नाटक है क्या? नागानंद नाटक है। प्रियदर्शिका और रत्नावली, प्रिय और दर्शिका और रत्नावली, ये तीनों नाटक किसने लिखे थे? राजा हर्ष ने। राजा हर्ष एक अच्छे कवि भी थे और नाटककार भी थे, याद रखोगे। और मुझे हर्ष से क्या याद आया? हर्ष राजा बहुत अच्छी वीणा भी बजाते थे, वीणा का वादन भी अच्छा करते थे। और वीणा संसार का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नारद मुनि के हाथ में आपने वीणा देखी होगी, याद रखोगे। और वीणा के अंदर कुछ सुधार अमीर खुसरो ने भी किया है, याद रखोगे। तोता हिंद अमीर खुसरो, तो ऐसे पढ़ोगे आप, है ना। तो वीणा वादन भी करता था राजा हर्ष, याद रखोगे। और वीणा बजाते हुए सिक्के किसके मिले थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौकीन था। भारत का नेपोलियन जिसको बोलते हैं, वो वहां पे पढ़ेंगे, उसको एक बार रोको। तो आप ऐसे पढ़ोगे। ये तो हो गए राजा हर्ष के 3 नाटक। और इसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट है ना। और बाणभट्ट ने कौन सा क्या लिखा? हर्ष चरित लिखा था क्या? याद रखोगे। और इस हर्ष चरित में लिखा था कि हर्ष के समय प्रत्येक घर में किसकी? शिव की पूजा होती थी। याद रखो इस क्वेश्चन को, आप बार बार बता रहा हूं आपको मैं। हरिश्चरित्र में लिखा है। और हरिश्चरित्र क्या संस्कृत भाषा में लिखा गया है क्या? कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है हरिश्चरित्र। और जैसे संस्कृत का नाम आता है तो मुझे याद आता है कादम्बरी। क्या याद आता है? कादम्बरी। एक नाटक और है इसका, और एक नाटक और है पार्वती परिणय। पार्वती परिणय। मैंने बाणभट्ट के 3 नाटक बता दिए हैं आपको। हरिश्चरित्र याद रखोगे, कादम्बरी और पार्वती परिणय याद रखोगे। और इस कादम्बरी पे संस्कृत का पहला नाटक है कादम्बरी, जो दूरदर्शन पर इसका प्रकाशन हुआ था, प्रसारण शुरू हुआ था कादम्बरी का। और कादम्बरी का संगीत एक भारत की महान कर्नाटक और भारतीय संगीत घराने की एक अच्छी महिला थी, जिसका निधन हुआ है, संगीतकार थी वो। और उसका मैंने करंट क्वेश्चन दिया था, वीडियो ढूंढना, उसका नाम बताना मुझे कौन है वो। तो कादम्बरी, ठीक है। तो ये याद रखोगे, सीधी सी बात ये है। और हर्षचरित्र में किसकी? हर्ष की। कौन से राजा की? हर्ष की प्रारंभिक जानकारी, हर्ष की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और खास बात, हर्षचरित्र है ना, इसके बारे में क्वेश्चन हरियाणा में ज्यादा आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया है। इसमें कुल याद रखोगे हर्षचरित्र कितने उच्छ्वास, प्रश्न आएगा कितने उच्छ्वासों में है। तो हर्षचरित्र कितने उच्छ्वासों में लिखा गया है? तो उत्तर आएगा 8 उच्छ्वासों में। उच्छ्वासों में, 8 भागों में, उच्छ्वासों में लिखा गया है। जिसमें से प्रथम ढाई जो उच्छ्वास है ना, प्रथम ढाई जो उच्छ्वास है, इनमें बाणभट्ट की
जीवनी, जीवनी लिखी गई है, लिखी गई है। याद रखोगे, खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, मुश्किल से मिलेगा आपको कहीं, तो आप ऐसे पढ़ोगे तो हर चरित्र 8 में जिस प्रकार आप पढ़ते हो, अर्थशास्त्र 15 अध्यायों में लिखी गई है। और आईने अकबरी कितने जिल्द हैं, अबुल फजल ने कितने जिल्द लिखे थे आईने अकबरी के, तो ये प्रश्न देखो ऐसे भी आ सकते हैं। याद रखो, मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे, लेकिन आप मुझसे जुड़ नहीं रहे हो। मुझे क्या भाई, मेरा तो देखो, मैंने तो धर्म निभा लिया, मेहनत करूंगा, आपके लिए करूंगा, कभी तो आपकी बुद्धि में आएगी मेहनत करने की, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। शायद तब तक देर हो जाएगी, इसलिए अभी पढ़ लोगे तो फायदा रहेगा। तो ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज आपको ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हर्ष के साहित्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हर्ष के समय में, थोड़ा सा इसके प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रशासन के बारे में क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? नंबर 1, कर, टैक्स कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के टैक्स लगाता था, याद रखोगे। पहला तो क्या था? भाग, भाग ये भूमि पर ही लगता था। दूसरा क्या था? बलि, याद रखोगे। और तीसरा क्या था? हिरण्य, ही आदर हिरण्य। ये 3 प्रकार के कर लगाता था हर्ष, याद रखोगे। सीधी सी बात है, ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद में अब बात करते हैं हर्ष के समय, हर्ष के समय के मुख्य अधिकारी क्या क्या कहलाते थे। हर्ष के समय के मुख्य अधिकारियों के नाम, मुख्य अधिकारी क्या क्या कहलाते थे। तो पहला मैं अगर नाम लिख दूं आपके सामने, वृहदेश्वर, वृद्धेश्वर मैंने लिख दिया, तो ये क्या था? वृद्धेश्वर कौन होता था? असव सेना का अधिकारी, घोड़े वाली असव सेना का अधिकारी क्या कहलाता था? याद रखोगे, वृद्धेश्वर। ये प्रश्न आपको आना चाहिए। फिर मैं लिख दूं सकंद गुप्त, सकंद गुप्त मैंने लिख दिया, सकंद गुप्त, याद रखोगे, सकंद गुप्त। ये कौन था? यहाँ पे असव है ना, यहाँ पे गज लिख दो, गज मैंने हाथी, गज सेना का अधिकारी, गज सेना का अधिकारी। हर्षवर्धन के समय के अधिकारी लिखवा रहा हूं, क्योंकि एक पेपर में पूछ ही लेते हैं, जैसे जात है, सवार है, मनसबदारी प्रथा अकबर के समय की पूछते हैं, मुगलों की, तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? वृद्धेश्वर तो असव सेना का हो गया, और सकंद गुप्त गज सेना का अधिकारी हो गया, याद रखोगे। नंबर 3 लिख दूं मैं, अमात्य, अमात्य। अमात्य क्या था? मंत्री, याद रखोगे, परिषद के मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के मंत्री क्या कहलाते थे? हर्ष के समय की बात चल रही है, याद रखना। अमात्य, मंत्री परिषद के मंत्री अमात्य कहलाते थे, यह भी याद होना चाहिए। फिर क्या है? दंडपाशिक, दंडपाशिक। और जब दंड देने का काम तो को पता ही किसको होता है? पुलिस अधिकारी को होता है, यो भी याद रखियो। तो किसका था? दंडपाशिक क्या थे? पुलिस के अधिकारी दंडपाशिक कहलाते थे। ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए, कुंतल। कुंतल क्या था? कुंतल, और कुंतल के अंदर और वृद्धेश्वर के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, याद रखना। तो कुंतल को आप चाहो तो यहां लिख लो, कुंतल। कुंतल क्या था? है तो यही असव सेना, असव सेना का मुख्य अधिकारी कुंतल। कुंतल असव सेना का मुख्य अधिकारी। ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं भाई, वीडियो लंबी बन जाएगी और डाउनलोड नहीं होगी, फिर मेहनत का मजा नहीं आता फिर, तो इसलिए आप थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करो। ऐसे देखो लिख के दे रहा हूं, सब कुछ पढ़ लो यार। तो कुंतल, कुंतल क्या था? असव सेना का मुख्य अधिकारी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके सामने। अब क्या आ जाएगा? 6 5 6 और 7वां आ जाएगा अवंती। अवंती, अवंती युद्ध व शांति का, युद्ध व शांति को स्थापित करने वाला अधिकारी अवंती कहलाता था, याद रखोगे, ठीक है। युद्ध व शांति का अधिकारी या मंत्री लिख दो, यहां पे एक ही बात है। तो ये हो गए 7 प्रकार के मैंने आपको मुख्य अधिकारी बता दिए राजा हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन से होते थे, ये याद रखोगे। और उसके बाद में एक और लिख दो, 7वां है, तो यहां पे आप लिख दो उपरिक। उपरिक, उपरिक क्या था? मुख्य भुक्ति, भुक्ति अधिकारी,
आप कहोगे जी भुक्ति क्या है? भुक्ति याद रखो, प्रांत को, राज्य को भुक्ति कहा जाता था, तो ऊपरी मुख्य भुक्ति अधिकारी को कहते थे। तो ये 8 प्रकार के अधिकारी हैं। टाइम मुझे भी लगा था याद करने में, आज बताने में नहीं लग रहा। उसी प्रकार आप अपने हाथ से जब तक मेहनत नहीं करोगे और माथे के ऊपर आपके पसीने की बूंद नहीं चमकेगी, तब तक आपकी किस्मत, चाहे आप एसी में बैठ जाओ, चाहे आप करोड़पति बन जाओ, किसी महंगी कोचिंग में आप एडमिशन लेके पैसे खराब करते रहो, बगैर पसीने की बूंद के आपकी किस्मत चमक नहीं सकती। मेरा अनुभव है, याद रखना। तो ये पढ़ोगे आप ऐसे, ठीक है। आसान था, ये तो आसान हो गया, बिल्कुल आसान है, इजी है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब करते हैं मेन मेन बातें। अब यहां पे क्या लिख लो दोबारा से, राजा यहां पे लिख दिया मैंने हर्ष, हर्षवर्धन की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखूं? पंजाब को छोड़कर, पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर, पूरे उत्तर भारत पर किसका अधिकार था? राजा हर्षवर्धन का अधिकार था। याद रखोगे, पंजाब को छोड़कर, बार बार बता रहा हूं भाई, सीधी सी बात है। नंबर 2, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्ष की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? याद रखोगे, यशोवर्मन, यशोवर्मन गद्दी पर बैठा है। 2 क्वेश्चन ऐसे पढ़ते रहो, आपसे निवेदन है ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, हर्ष क्या बजाता था? हर्ष याद रखोगे वीणा बजाता था। हो गया क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, प्रति 5वें वर्ष, प्रति 5वें वर्ष, 5वें वर्ष क्या करता था वो? अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व, सर्वस्व दान करता था। हो गया क्वेश्चन। और तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ने हैं, याद रखोगे। और एक जिला लिख लो, गोंडा जिला, गोंडा जिला गुजरात में, गुजरात में अभिलेख मिला है। जो अभिलेख मिला है वो हर्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। गोंडा जिला गुजरात, हर्ष का अभिलेख मिला है। याद रखो क्वेश्चन नंबर 5 था ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, याद रखोगे। और याद रखोगे हर्ष का टीला, हर्ष का टीला मैं आपको बता चुका हूं, ये कुरुक्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपको हर्ष का टीले वाला आना चाहिए। और खास बात, मृत्यु के बाद यशोवर्धन बैठ गया गद्दी पे, और अब इसके बाद में इतने क्वेश्चन आपने कर दिए, तो अब मुझे ये बताओ कोई प्रॉब्लम है भाई हर्ष के बारे में? थोड़ा बहुत तो कर दोगे। तो ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था, ज्यादा देर तो मैंने नहीं लगाई, खैर तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ज्यादा मुश्किल तो भाई है नहीं। तो आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। तो आपसे निवेदन है प्यारी, आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? हर्षवर्धन 41 वर्ष, 16 वर्ष, मालवा राजा को हराया, फिर शशांक को भी हराया, फिर राज्यश्री को भी ढूंढ के लाया, फिर कन्नौज को राजधानी बनाया। कन्नौज में इत्र पैदा होता है, तंबाकू पैदा होता है। और याद रखोगे ये गुप्त काल में भी महत्वपूर्ण स्थान था कन्नौज का, गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। कान्याकुब्ज भी मैंने इसका नाम आपको बता दिया। फिर हर्षवर्धन क्या करता था? कन्नौज की सभा का आयोजन करता था। फिर मोक्ष परिषद, मोक्ष की परिषद का आयोजन कहां पर करता है? ये प्रयाग में करता है। क्या देर लग रही है भाई? कोई देर लग रही है? कोई समस्या है? तो आप ऐसे पढ़ लोगे ना। फिर हर्ष का राज्य कहां से कहां फैला था? याद रखोगे पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। आसान है कि नहीं? तो भाई मेरा कहने का मतलब है ऐसे देखो, उस टाइम तो टाइम लगा था, अब देखो अब बिल्कुल भी टाइम लग रहा। तो आप ऐसे पढ़ोगे हर्षवर्धन को, सीधी सी बात है। फिर क्या आ गया? हवेनसांग, हवेनसांग के बारे में बता दिया मैंने। सियूकी याद रखोगे। और युवा शाक्य मुनि बताया मैंने। और यात्रियों का राजकुमार बताना। तीसरा नाम क्या बताया था मैंने? इसका तीसरा नाम क्या है? थोड़ा सा रिवाइज किया करो मेरे साथ।
तीसरा नाम क्या दिया मैंने इसका, बता सकते हो आप? नीति का पंडित। क्या नाम दिया था? नीति का पंडित भी इसको मैंने लिखा है अवेन्सांग को। और अवेन्सांग ने कृषक हैं, शूद्र हैं, शूद्रों को क्या कहा है? कृषक कहकर संबोधित किया है। और अधिकारियों को जो वेतन था वो भूमि के रूप में मिलता था, है ना। फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा? बाण भट्ट के 3 नाटक लिख दो। हर्ष रीतर है, टोटल 8 उच्छान है इसके अंदर, 2.5 में बाण भट्ट का वर्णन है। भाई याद है, ऐसे पढ़ना हिस्ट्री तब आएगी, नहीं तो भाई रट्टे मरवाए जाएंगे टीचर आपको और आप मारते रहोगे। नहीं मारो, प्रैक्टिकल करो हिस्ट्री के साथ, ऐसे लिखो। मैं तो कहता हूं हर सब्जेक्ट को ऐसे लिखो मेरी तरह, ठीक है। उम्मीद है आपको पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश का नाम आता है तो पता ही आपको कहां से, अहोम, असम, कामरूप राज्य से नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। उन्हों से टक्कर लेने के कारण इसको बहुत महत्व दिया जाता है इतिहास में, है। और कौन? नरभूति था, नरपुष्यभूति था क्या, वो इसका संस्थापक था, है ना। याद रखोगे, आसान बात है भाई, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। बार बार ऐसे पढ़ते रहो, जब तक हाथ पैर नहीं चलाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे, ऐसे करके बैठे रहोगे तो हार जाओगे। हारना नहीं है मेरे साथ, मैं हारने वालों में नहीं हूं भाई। चाहे मैं कितना ही निराश हूं, चाहे मैं कितने अकेला हूं, कितना ही थका हुआ हूं, चाहे मेरे सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, लेकिन मैं अपने आप से एक ही बात कहता हूं, जब तक मेरे अंदर ताकत है, अपने आप से लड़ने की ताकत है, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ने की औकात रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।